नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और ये हमारा जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत ही हमारा टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत हम विस्तार से देखने वाले हैं जो पृथ्वी है। पृथ्वी को तो आप बाहर से देख सकते हैं, परंतु उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार बनी हुई है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो बाहर यानी कि बाहरी स्थलाकृति है, जैसे कि पर्वत पठार या जो भू पृष्ठ हम देखते हैं, उसकी आंतरिक संरचना के साथ काफ़ी घनिष्ठ उसकी जो है भाईबंदी या फिर संबंध हम बोल सकते हैं। हालांकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम मुख्यतः क्या बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्र का विषय है। परंतु जो स्थलीय स्थलाकृतियाँ अगर बोले हम, तो जो स्थल की जो स्थलाकृतियाँ होती है, अलग अलग प्रकार की जो कृतियाँ होती है, आकृति होती है, उसके विश्लेषण के लिए भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। हालांकि हम देखें तो जो आंतरिक भाग होता है, मानव के लिए क्या होता है, दृश्य अवेलेबल नहीं होता, यानी कि उसको देख नहीं सकता मानव। अतः इसके संबंध में हम जानकारी प्राय क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष जो स्रोत होते हैं उससे काफ़ी मात्रा में हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष की अगर बात करें तो जो तापक्रम होता है, दाब होता है, घनत्व होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं स्रोत के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्रोत की, यानी कि सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं आंतरिक संरचना को जानने के लिए। तो आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे पास में सोर्स तीन प्रकार के उपलब्ध होते हैं। जैसे कि पहला हम बात करें तो अप्राकृतिक होता है, दूसरा प्राकृतिक होता है, इसके अलावा तीसरा होता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत होते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं अप्राकृतिक। तो अप्राकृतिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से यहाँ देखें तो हमको तीन चीज़ें देखने को मिलती है। कौन कौन सी आप देख सकते हैं? सबसे पहले हमको घनत्व देखने को मिलता है, उसके बाद हम देख सकते हैं दाब देखने को मिलता है, उसके बाद हम ताप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले घनत्व के बारे में जानते हैं। तो घनत्व होता क्या है? घनत्व को बोला जाता है डेंसिटी। आपको याद भी होगा, इसको क्या बोला जाता है? डेंसिटी बोला जाता है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। औसत घनत्व कितना होता है पृथ्वी का? 5.5। और जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी मतलब ऊपरा जो भाग होता है, मतलब जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी जो परत होती है, उसका घनत्व की अगर बात करूं तो लगभग 3.0 यानी कि 3 होता है यहाँ पे। इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो क्रोड होता है, क्रोड का मतलब होता है सबसे आंतरिक भाग, क्रोड मतलब जो सबसे अंदर जो होता है, अंतरतम जो भाग होता है, उसका औसत घनत्व अगर देखें हम तो 5.5 हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ हम सिंपल सी बात देख सकते हैं, साधारण तौर पर यह जो घनत्व होता है 11 माना जाता है। तो जल से 7 से 8 गुना भारी होता है। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक भाग में घनत्व की अधिकता होगी। मतलब सिंपल अगर बात करें हम तो अंदर हमको जो घनत्व है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से पता चलता है कि पृथ्वी के क्रोड का घनत्व सर्वाधिक है। मतलब जो क्रोड है यहाँ का घनत्व सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है दाब। दाब को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्रेशर। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है? प्रेशर। अब प्रेशर की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो प्रेशर जो होता है क्रोड, मतलब जो सबसे आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का, जो क्रोड होता है, क्रोड के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार व दबाव का संदर्भ लिया जा सकता है। और जो दबाव है, दबाव बढ़ने से हम देख सकते हैं घनत्व बढ़ता है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे जो दबाव है वो बढ़ता है, जैसे यहाँ दबाव बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? साथ साथ में घनत्व भी बढ़ेगा। दबाव बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी यहाँ बढ़ता है, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा होती है जिससे अधिक उसका घनत्व नहीं हो सकता। मतलब एक लिमिट तक बढ़ सकता है, उसके बाद उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, तो दबाव कितना ही अधिक क्यों ना कर दिया जाए, तात्पर्य यह है कि जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग की जो चट्टानें होती है उसमें अधिक घनत्व वाली भारी जो धातु है उससे बनी होती है। मतलब जो आंतरिक भाग की अगर बात करें हम तो आंतरिक भाग की चट्टानें अधिक घनत्व वाली भारी चट्टानों से बनी होती है, भारी धातुओं से बनी होती है। तो ये दाब के संबंध में कुछ फैक्ट है यहाँ पे। फिर हम बात कर लेते हैं ताप की। तापक्रम यानी कि हम बोल सकते हैं टेम्परेचर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? टेम्परेचर बोलेंगे। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आप टेम्परेचर की बात करें तो सामान्य रूप से जो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई अगर जाते हैं हम, मान लीजिए नीचे आप 32 मीटर क्या गए गहराई में, तो यहाँ जाने पर आपको 1 डिग्री जो सेल्सियस मतलब जो तापमान है उसकी क्या होती है? वृद्धि होती है। यहाँ आप ध्यान में रख सकते हैं। मतलब जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसकी क्या होती है? वृद्धि होती है। परंतु
बढ़ती गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आते जाती है। मतलब धीरे धीरे अगर देखें हम तो सबसे नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे 100 किलोमीटर तक हम चले गए, तो 100 किलोमीटर की गहराई में जो प्रत्येक किलोमीटर पर है यहाँ पे हमको 12 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आंतरिक संरचना किस प्रकार इसकी बनी हुई है। तो ये तीन चीज़ें हमने देखें किससे संबंधित, अप्राकृतिक साधन है किसके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के। दूसरे देखते हैं प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक सोर्स। तो प्राकृतिक सोर्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया जैसे कि हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं जैसे ज्वालामुखी के संबंध में। तो ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ ऊपर आपको इस प्रकार से कुछ संरचना देखने को मिलती है। तो अंदर जो है मेंटल में आपको तरल पदार्थ देखने को मिलता है। तरल पदार्थ को यहाँ पे क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है। और मैग्मा जब बाहर निकल जाता है इसके थ्रू इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे बाहर आ जाता है, तो वो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकल कर क्या कहलाता है, उसको हम बोल देते हैं लावा। ठीक है। तो जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे निकलने वाला जो तप्त व तरल मैग्मा होता है उसके आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं ऐसी परत अवश्य होगी जो तरल या अर्ध तरल होगी, तभी तो यहाँ मैग्मा जो है गर्म तरल जो अवस्था में यहाँ पे निकलता है। मतलब हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, या तो तरल होगी या अर्ध तरल होगी। ठीक है, इसी को हम एक प्रकार से मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर बोल सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है भूकंप की अगर बात करें और उल्कापिंड की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले देख लेते हैं उल्कापिंड की। तो उल्कापिंड के अंतर्गत हम देख सकते हैं उल्कापिंड जो होते हैं ऊपर से मतलब एक प्रकार से ग्रह के ही कुछ भाग टूट जाते हैं और हमारी पृथ्वी से टकरा जाते हैं एक प्रकार से अगर बोले हम तो जो उल्कापिंड होते हैं वे ठोस संरचना होती है जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रहे होते हैं। कभी कभी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण ये क्या होते हैं, पृथ्वी से टकरा जाते हैं और कभी कभी मतलब एक प्रकार से जल भी जाते हैं गिरने के दौरान घर्षण के कारण, परंतु कभी कभी ये गिर जाते हैं। गिरने के कारण काफ़ी बड़े गड्ढे हो जाते हैं, तो उनके कुछ जो अवशेष होते हैं उससे भी पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। उसके बाद भूकंप की अगर बात करें हम तो भूकंप के अंतर्गत हम देख सकते हैं भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का एक प्रकार से जो एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, इसके द्वारा आंका जाता है या आंकर अध्ययन किया जाता है और एक प्रकार से ऐसा साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में काफ़ी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि हम यहाँ विस्तार से पढ़ने नहीं वाले हैं, इसके बारे में हम सिर्फ सोर्स देख रहे हैं किस किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत यहाँ देख सकते हैं। जैसे जो ग्रहाणु थे, ग्रहाणु परिकल्पना की अगर बात करें हम इस प्रकार से, तो ग्रहाणु परिकल्पना जहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अंतरतम भाग अगर बोले हम तो उसको बोलते हैं क्रोड। क्रोड को ठोस मानती है। और अगर हम देखें ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना के बारे में भी हमने पढ़ा था। ज्वारीय परिकल्पना और जो वायव राशि परिकल्पना है, वायव राशि परिकल्पना, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जो वायव राशि है वो निहारिका परिकल्पना भी हम बोल सकते हैं। यानी कि निहारिका जो परिकल्पना थी उसी को वायव राशि जो वायव राशि है वायव निहारिका परिकल्पना के नाम से उनको जाना जाता है। और पृथ्वी के अंतरतम जो तरल भाग है मतलब उसको एक प्रकार से इसके अंतर्गत तरल माना जाता है। मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको क्या माना गया, यहाँ पे तरल माना गया। तो हमको इससे भी पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी थी। और इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में हमको दो ही संभावना बनती है, या तो ठोस हो सकती है आंतरिक संरचना या तो तरल हो सकती है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो हमने तीन चीज़ें देखी यहाँ पे, मतलब जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में। एक तो अप्राकृतिक साधन, घनत्व, दाब और ताप। प्राकृतिक के अंतर्गत भी हमने तीन चीज़ें देखे हैं, ज्वालामुखी, उल्कापिंड और जो भूकंप है वो। और उसके बाद हमने देखे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत, जिसमें हम ग्रहाणु परिकल्पना देखें, ज्वारीय परिकल्पना, वायव निहारिका परिकल्पना के बारे में हमने बात की है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन है और उसकी कुछ परतें हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले क्या, एक तो रासायनिक संगठन प्लस हम देखने वाले हैं उसकी कुछ विभिन्न परतें।
विभिन्न परतें मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना के अंतर्गत देखें तो सिर्फ एक ही परत हमको देखने को नहीं मिलेगी, हमको 3 परत देखने को मिलेंगी। 3 परत कौन कौन सी? एक तो भूपर्पटी है, मेंटल है और एक क्रोड है। यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे जो IUGG, ठीक है, मतलब यहाँ बात करें हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर ज्योडिसी एंड जियोफिजिक्स, ये इसका पूरा फॉर्म होता है। इसके आधार पर, यानी कि इसने एक शोध किया था, इसके शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को ये 3 भागों में बांटा गया है। ये हमने देखें भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो हमको इस प्रकार से कुछ संरचना देखने को मिलती है। मान लीजिए जब आप तरबूज खरीदते हो तो आप क्या करते हो, आप इतना भाग उसका कटवा के देखते हो कि वो सही से पका है कि नहीं। तो जो इतना भाग निकलता है वो इस प्रकार से हमको यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब हम देख सकते हैं ये भाग आपको क्या मिलेगा, एक प्रकार से तरबूज का ही भाग हम बोल सकते हैं, हमारी पृथ्वी का भाग है ये आंतरिक, मतलब एक प्रकार से निकाल कर यहाँ दिखाया गया है। तो 3 भाग इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे ऊपर वाला भाग ये क्रस्ट कहलाता है। फिर आपको यहाँ पे मेंटल देखने को मिलेगा। तो मेंटल में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसके बाद आपको क्रोड दिखेगा। क्रोड में भी आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। अब टोटल मिलाकर अगर देखें तो जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी जो IUGG, इसके अनुसार अगर देखें तो इसने औसत मोटाई कितनी माना है इसकी औसत मोटाई माना है 30 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके शोध के अनुसार अगर देखें, जो एक संस्था है उसके अनुसार। इसके बाद अगर देखें हम तो यहाँ पे देखिए जो अन्य स्रोत है उसके अनुसार इसकी मोटाई हमको 100 भी देखने को मिलती है। मतलब कहीं इसकी 100 मोटाई बोला गया है और कहीं पे जो है औसत मोटाई की अगर बात करें तो 30 किलोमीटर मानी जाती है। भूकंपीय लहरों की जो गति है उसमें एक प्रकार से अंतर पाया जाता है। जो भूकंप की लहरें आती है उसमें अंतर पाया जाता है और उसी अंतर के आधार पर हमको भूपर्पटी को 2 उपभागों में बांटा जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भूपर्पटी है उसको 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं, एक तो ऊपरी क्रस्ट और एक होता है निचला क्रस्ट। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मेंटल को देखिए ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, उसी प्रकार क्रस्ट को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक तो ऊपरी क्रस्ट और एक निचला क्रस्ट। ठीक है, अब ऊपरी भाग में जो पी लहर होती है, पी लहर मतलब होता है भूकंप की लहर। एक पी लहर होती है और एक एस लहर होती है और एक एल होती है। तो 3 ये भूकंप की लहर होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो भूकंप की एक लहर है पी। इस पी लहर के मतलब इस प्रकार देखें तो पी लहर की गति यहाँ पे हमको कितनी देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है हमको 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से देख सकते हैं। और निचले में हमको 6.9 देखने को मिलती है। निचले में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पी लहर चलती है। ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व देख सकते हैं हम। जो ऊपरी क्रस्ट है, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। जब भी आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट में हमने देखे थे 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और निचले में ये 6.9 चलती है। तो ये दोनों चीज़ हम देख सकते हैं, 6.1 और 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब औसत घनत्व की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ऊपरी का औसत घनत्व हमको 2.7 देखने को मिलेगा और निचले का हमको 3.0 देखने को मिलेगा। घनत्व में अंतर जो है दबाव के कारण माना जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़े हैं। इसके अलावा ऊपरी क्रस्ट एवं निचला क्रस्ट के बीच का जो घनत्व है, इन दोनों के बीच का जो घनत्व है, देखिए मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक सड़क पर चल रहे हो, तो सड़क यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, या तो डामरीकरण देखने को मिलेगा, कंक्रीट वाली मिलेगी। उसके बाद आपको धीरे से यहाँ पे एक जो है दूसरी सड़क मिल जाती है जिसमें काफ़ी गड्ढे हैं, कुछ भी है। मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं या फिर आप बाइक से जा रहे हैं, स्पीड से आप चले जा रहे हैं और यहाँ पे जाके आपको अचानक गड्ढे वाली सड़क मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे अपनी स्थिति या बैलेंस थोड़ा बिगड़ेगा। कहाँ पे? जब आप पक्की सड़क से कच्ची सड़क में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेगा। उस परिवर्तन को ही हम क्या बोलेंगे, असंबद्धता। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखें तो ऊपरी जो क्रस्ट है उससे निचले क्रस्ट में अगर जाते हैं तो उसको हम एक प्रकार से असंबद्धता बोलते हैं। तो असंबद्धता हमको क्या बोलते हैं, देखिए असंबद्धता हमको देखने को मिलती है पहली कॉनरेड असंबद्धता। मतलब एक प्रकार से
ऊपरी क्रस्ट से निचले क्रस्ट में अगर जाते हैं तो एक प्रकार से यहाँ असंबद्धता देखने को मिलती है, उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, कॉनरेड असंबद्धता। अब यहाँ अगर बात करें हम भूपरपट्टी की, तो भूपरपट्टी में हमको मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, यानी कि SI और Al, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको यहाँ ऊपर वाले में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नीचे अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमको मेंटल देखने को मिलता है। तो मेंटल कहाँ से देखने को मिलता है, देखिए आपको ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल दो भागों में बटा, तो कहाँ तक मिलेगा, ये 2900 किलोमीटर तक मिलेगा। और जो क्रस्ट है, क्रस्ट की अगर बात करें तो कहीं 100 देखने को मिलता है, कहीं पे 30 देखने को मिलता है, तो दोनों चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। अब क्रस्ट की अगर बात करें, दो भागों में बटा है, तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक यहाँ वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर जो स्पीड है उसकी, मतलब जो तरंगे होती है 7.9 से लेकर 8.1 तक पहुँच जाती है प्रति सेकंड की दर से। इसमें निचले क्रस्ट एवं ऊपरी जो मेंटल है उसके मध्य एक असंबद्धता होती है, तो असंबद्धता को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोहरोविसिक। देखिए ये आपको सेकंड नंबर पे असंबद्धता दिख रही है। ठीक है, तो किस किस के अंतर्गत दिख रही है, ये निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य हमको क्या दिख रही है, असंबद्धता। अब यहाँ देखें तो एक प्रकार से चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाती है, और इस असंबद्धता की जो खोज है किसने की थी, 1919 में हम देखें, सॉरी 1909 में, 1909 में एक वैज्ञानिक थे रूस के, मोहरोविक के जो थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको मोहो असंबद्धता या मोहरोविकिक असंबद्धता बोला जाता है। 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है मोहरो असंबद्धता की, या जो मोहरोविक जो असंबद्धता है उसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, और यहाँ तक हमको मेंटल का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में फिर से हमको असंबद्धता देखने को मिलती है, इसको क्या बोला जाता है, रैपिटी। ठीक है, तो आपको 3 असंबद्धता देखने को मिल गई, एक तो कॉनरेड, एक है मोहरोविक और उसके बाद है रैपिटी। और यहाँ मुख्य रूप से किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, यहाँ हम देख सकते हैं एक तो सिलिका की और एक मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इस भाग को बोला जाता है सीमा। पहले को सियाल बोला गया, दूसरे को सीमा बोला गया। ठीक है, और मेंटल को जो संस्था है IUGG, इन्होंने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा है। जैसे कि अगर देखें तो 200 किलोमीटर में हम देख सकते हैं, फिर ये देखिए 200 किलोमीटर, 200 से 700 और 700 से लेकर 2900, ये 3 भागों में बांटा गया है। किसके द्वारा, IUGG, ये इंटरनेशनल यूनियन जो ज्योटिषी जियोफिजिक्स है उसके द्वारा इसको बांटा गया है। और यहीं पे हमको दुर्बलता मंडल देखने को मिलता है। दुर्बलता मंडल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर मतलब जो तरल पदार्थ होता है वो यहीं पे रहता है और यहीं से निकलकर भूपरपट्टी में वो जाता है, मतलब एक प्रकार से ज्वालामुखी के रूप में वो बाहर निकलता है। तो ये हमको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आता है कि मैग्मा चैम्बर कहाँ पाया जाता है, तो मैग्मा चैम्बर या दुर्बलता मंडल हमको कहाँ देखने को मिलेगा, मेंटल के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रोड। तो क्रोड के अंतर्गत हमको जो पी तरंगे होती है, पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है और बढ़कर कितना हो जाता है, वो 13.6 किलोमीटर हमको देखने को मिलता है प्रति सेकंड की दर से। और यहाँ हमको एक असंबद्धता देखने को मिलती है, कहाँ पे, एक तो निचला मेंटल और एक ऊपरी क्रोड के मध्य, क्या बोलते हैं उसको, गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए एक प्रकार से अगर देखें तो गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर हम देख सकते हैं 6371 या 70 के आसपास जो गहराई है उस तक यहाँ हम देख सकते हैं ये जाती है। और यहाँ पे भी हमको देखिए एक असंबद्धता और देखने को मिलती है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य लेहमैन असंबद्धता देखने को मिलती है। तो आपको देखिए सभी प्रकार से याद हो गया होगा, सबसे ऊपर ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य हमको कॉनरेड असंबद्धता, फिर निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के अंतर्गत हमको मोहरोविक असंबद्धता, फिर ऊपरी मेंटल और निचले के मध्य रैपिटी, निचले मेंटल और जो ऊपरी क्रोड है उसके मध्य गुटेनबर्ग, इसके अलावा आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के मध्य हमको लेहमैन। तो ये आपको टोटल याद रखना है 5 है। ठीक है, आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं अपने अनुसार। अगर मैं ट्रिक बताऊंगा भी तो आप उसको रट नहीं पाओगे, तो आप अपने अनुसार कुछ भी ऐसा ट्रिक बना कर रट लिए
या फिर आप एक दो बार इसको ग्राफ के तौर मतलब एक प्रकार से इसको कॉपी में बनाकर देख लें तो आपको कंप्लीट रूप से याद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एस तरंगे यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम जब भूकंप पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तार से इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमको क्या चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, एक तो हमको निकेल देखने को मिलता है और एक फेरस देखने को मिलता है, मतलब लोहा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, नीफे। तो ये कंप्लीट यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सिलिकॉन की मात्रा 20% तथा जो लोहे एवं निकेल की मात्रा है 80% पाई जाती है। और ये हमने कंप्लीट रूप से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसके अंतर्गत जो उसका रासायनिक संगठन है, साथ में हमने विभिन्न उसकी परतें मतलब भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे विस्तार से जाना है। अब बात करते हैं अगली कुछ और चीज़ों की जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक और चीज़। हम देखिए ये जैसे कि मैंने बताया था, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का कुछ भाग अगर काट दें तो वो निकलकर इस प्रकार से दिखता है। तो वो हमने अभी देखे थे, जैसे कि ये सारी चीज़ हम यहाँ देखे थे। मेंटल जो क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से पढ़ लिया है। कुछ और चीज़ें जैसे कि समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व हम देखें तो समस्त पृथ्वी में जो तत्व है वो लोहा पाया जाता है 35% लगभग, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, इसके अलावा मैग्नीशियम 13%, सल्फर 2.9%, निकेल की अगर बात करें 2.4%, कैल्शियम 1.1, एल्यूमिनियम, इसके अलावा देखें एक जो एल्यूमिनियम है वो 1.1, और क्रस्ट में देखें तो क्रस्ट मतलब ऊपरी भूपर्पटी की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ 46.8% पाया जाता है, सिलिकॉन की अगर बात करें तो 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, इसके अलावा लोहा है 5%, कैल्शियम की अगर बात करें तो 3.6%, सोडियम है मतलब जो 2.8%, पोटेशियम 2.4%, मैग्नीशियम हमको देखने को मिलेगा 2% देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे देखा जो हमारे पृथ्वी में है, पृथ्वी में काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है उनके बारे में यहाँ पे देखा। अब बात कर लेते हैं हम चट्टानों की। तो चट्टानों के बारे में हम कुछ यहाँ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि 3 प्रकार की चट्टानें होती है उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो चट्टानें सबसे पहले होती क्या है वो हम देखते हैं। चट्टानों की अगर बात करें तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट अभी हमने पढ़े थे जिसको हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, भूपर्पटी या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में क्रस्ट। तो इस क्रस्ट मतलब जो ऊपरी भाग है, क्रस्ट में मिलने वाले जो सभी प्रकार के जो मुलायम व कठोर पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे चट्टान। मतलब जो भूपर्पटी है उसमें सभी प्रकार के जो कठोर और जो मुलायम पदार्थ मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, चट्टान बोला जाता है। इनका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से हुआ है। और यहाँ अगर देखें तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या हमको लगभग देखने को मिलती है 110 तत्वों की जो सम्मिश्रण है उससे हमारा जो पृथ्वी है एक प्रकार से पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें हमको ये इन सभी का मिश्रण देखने को मिलता है। और लगभग 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं हम, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम, टोटल जो 8 है मुख्य रूप से निर्माणकारी तत्व इनको बोला जाता है। मतलब मैक्सिमम अगर बात करें तो 101 प्रकार के तत्वों की जो है संख्या यहाँ देखने को मिलती है, परंतु टोटल मिलाकर हमको ज़्यादातर 8 यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इसके निर्माण करने में। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी है उसके भाग की संरचना बनाने में। इसके अलावा क्रस्ट में खनिजों की संख्या हमको लगभग जो खनिज हमको लगभग 2000 के आसपास देखने को मिलेंगे, 2000 से भी अधिक बोल सकते हैं। किंतु कुल जो 24 खनिज है, 24 खनिजों को ही चट्टान निर्माता खनिज बोला जाता है। जैसे कि यहाँ 8 प्रमुख रूप से निर्माण में, उसी प्रकार यहाँ पे जो खनिज है वो चट्टान निर्माण के लिए टोटल मिलाकर 24 ही काम आते हैं। हालांकि उपलब्ध कितने हैं, 2000 से भी अधिक यहाँ देखने को मिलेंगे। क्योंकि अधिकांश हम देखें तो अधिकांश चट्टानों का निर्माण इन्हीं से हुआ है जो 24 है, उन्हीं में से इनमें से भी मात्र 6 खनिज ही प्रधान रूप से माने जाते हैं। जैसे कि 6 खनिज की अगर बात करूं मैं तो जैसे कि फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है जिसे स्फटिक बोला जाता है, पायरोक्सिन से, एम्फीवोल्स है, अभ्रक जो सुने भी होंगे आपने, और ओलिविन्स, इन सभी का उल्लेख यहाँ पे देख सकते हैं।
चलिए यहाँ पे हम वर्गीकरण की बात कर लेते हैं चट्टानों का। तो चट्टान जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। मतलब कितने प्रकार की चट्टानें होती है? आग्नेय चट्टानें होती है, अवसादी चट्टान होती है और रूपांतरित चट्टानें होती है। तो सबसे पहले चलिए आग्नेय चट्टान के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आग्नेय चट्टान की अगर बात करूँ मैं, तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी पे एक ज्वालामुखी, मतलब जो भूपृष्ठ है उस पर एक जो ज्वालामुखी है, जैसे यहाँ मेंटल है, मेंटल में ये क्या है? ये मैग्मा है। और मैग्मा जब धीरे से कोई सुरंग के माध्यम से भूपृष्ठ पर आ जाता है, ये देखिए ये आ गया, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लावा। देखिए अंदर है तो इसको मैग्मा बोलेंगे, मैग्मा चैम्बर के अंदर, मेंटल के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है, दुर्बलता मंडल जहाँ पे रहता है वहाँ पे। और ये जब बाहर निकल गया किसी सुरंग के माध्यम से, तो बाहर निकलने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? लावा हो जाता है। तो इसका निर्माण हम बोल सकते हैं क्रस्ट के नीचे उपस्थित जो तप्त तरल मैग्मा है उसके ठंडा होने, मतलब यहाँ पे निकलकर ठंडा होने से होता है। और आग्नेय चट्टान कैसी होती है? यहाँ हम लिख भी लेते हैं, ये काफ़ी रवेदार होती है। और इन्हें क्या बोला जाता है? एक प्रकार से प्रथम या फिर प्राथमिक चट्टान का नाम इनको दिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। और इसके पश्चात हम देख सकते हैं अवसादी व रूपांतरित चट्टान इन्हीं से मिलकर बनती है, आग्नेय चट्टान से। इनमें परतें तथा जो एक प्रकार से परत जो होती है तथा जो जीवाश्म होते हैं वो नहीं पाए जाते। मतलब हम सिंपल रूप से बोल सकते हैं परत नहीं होती है और जीवाश्म भी नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। परत और जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम होता है। जो अपक्षय की क्रिया होती है, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ धीरे धीरे अपक्षय के कारण वहीं पे नीचे बह जाए, मतलब एक प्रकार से बहेगा नहीं, वो समाप्त हो जाएगा। और जो अपक्षय का प्रभाव इसमें कम होता है, किसमें? आग्नेय चट्टान में। तथा भौतिक और यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। परिणाम स्वरूप इन चट्टानों का विघटन होने लगता है और वियोजन होते होते क्रस्ट का लगभग हम देखें वियोजन होता है। और जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब ऊपरी भाग, भूपरपट्टी की बात करते हैं, तो जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी के निर्माण मतलब एक प्रकार से उसमें लगभग 90% हमको आग्नेय चट्टान देखने को मिलेगी। कहाँ पे? क्रस्ट में। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 90% हमको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगी, मतलब जो आग्नेय चट्टान है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी? क्रस्ट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका कुछ वर्गीकरण है, जैसे कि आग्नेय चट्टान, अंतर्जात आग्नेय चट्टान होती है और एक बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। तो अंतर्जात के अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिलती है, पातालीय आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो जो अंतर्जात आग्नेय चट्टान होती है, जब ज्वालामुखी का उद्गार एक प्रकार से देखें तो चलिए यहाँ समझ लेते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा जो है धरातल के ऊपर न पहुंचकर, मतलब जैसे यहाँ से जो मैग्मा है, जैसे मान लीजिए मैग्मा यहाँ से निकल कर आता है, परंतु यहाँ ना निकल कर वो कहाँ होता है? इधर ही कहीं जम जाता है नीचे, तो नीचे ही ठंडा होकर वहाँ पे ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार की चट्टानों को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की चट्टानों को बोला जाता है अंतर्जात आग्नेय चट्टान। इसमें दो प्रकार की देखने को मिलेगी, एक तो पातालीय आग्नेय चट्टान देखने को मिलेगी और एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान देखने को मिलेगी। अब पातालीय आग्नेय चट्टान की अगर बात करूँ तो इनका निर्माण जो है पृथ्वी पर अंदर में काफ़ी गहराई में होता है, और जहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण मैग्मा अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होता है। सिंपल सी बात है, अगर अंदर है और यहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वो गर्म की गर्म रहा होगा, यानी कि ठंडा होने में उसको काफ़ी समय लगेगा। और इसमें जो है बड़े बड़े रवे होते हैं, यानी कि यहाँ देखिए रवेदार होती है ना, तो यहाँ अंदर अगर जम गया है तो बड़े बड़े रवे हमको देखने को मिलेंगे। ग्रेनाइट चट्टान यहीं पे निर्मित होती है, मतलब अगर अंदर यहाँ पे बन गया है तो हमको कौन सी चट्टान देखने को मिलेगी? ग्रेनाइट चट्टान यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके प्रकार अगर देखें तो जो इसका नामकरण जो है प्लूटो, मतलब जो यूनानी देवता है उसके नाम पर किया गया है, जो कि पाताली देवता माने जाते थे। फिर हम देखते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में हम देख सकते हैं, देखिए नीचे जम गई है ये पाताल में, पर ऊपर निकलने के क्रम में वो कहीं देखिए ऐसे सुरंग से इधर उधर निकल जाती है। तो अलग अलग प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। मतलब ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा जो है दरारों, छिद्रों, इन सभी से क्या होता है? नली के रूप में अलग अलग निकलकर ठोस रूप धारण कर लेता है। और बाद में अपर्दन की क्रिया के उपरांत चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूपों में नजर आती है। तो ये जो होती है डोलोमाइट और मैग्नेटाइट जो होती है, इन चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसमें हमको बहुत सारे चट्टानों के रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे लेकोलिथ, फिर है फेकोलिथ, उसके अलावा लोपोलिथ, बेथोलिथ,
सिल डाइक, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से हमको इसी के अंतर्गत देखने को मिलती है। सिल भी होता है और डाइक भी होता है। ये सभी जो आकृति है किसके कारण बनती है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के कारण, जो कि सुरंग देखिए इस प्रकार से निकलने के क्रम में सुरंग से निकलती है और धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है और ठोस रूप धारण कर लेती है। फिर हम देखते हैं बहा आग्नेय चट्टान। तो बहा आग्नेय चट्टान जो होती है तरल एवं तप्त मैग्मा, क्या होता है देखिए निकल कर क्या हो जाता है, बाहर भूपर्पटी पे आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार बहा आग्नेय चट्टान का निर्माण क्या होता है? ज्वालामुखी चट्टान भी इसको कहा जाता है, मतलब ज्वालामुखी से निकलती है तो अंदर अगर जम गई है तो क्या बनेगा? ग्रेनाइट, और अगर बाहर निकल कर जम गई है तो उसको क्या बोलेंगे? बेसाल्ट। दोनों चीज़ आप याद रखिए। जैसे देखिए मैंने बताया था ना, मैग्मा जो होता है अगर अंदर है तो मैग्मा है, बाहर निकल के लावा है। उसी प्रकार अगर मैग्मा जो है यहीं पे अंदर जम गया है निकल कर तो उसको ग्रेनाइट चट्टान बनती है, और बाहर निकल कर जमा यानी कि बेसाल्ट चट्टान बनेगी। काफ़ी अच्छा उदाहरण है। और ये काली मिट्टी का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है, जिसे रेगुर भी कहा जाता है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चट्टान है वो है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान की अगर बात करूँ हम यहाँ पे, तो सेडिमेंट्री जो आग्नेय चट्टान है उसको इग्नियस बोला जाता है, और अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। पृथ्वी जो तल है उस पर आग्नेय व रूपांतरित जो चट्टानें हैं वो अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप यहाँ बनती है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे निर्माण की, तो इनका निर्माण कैसे होता है? एक तो अपर्दन क्रिया के कारण होता है और एक होता है निक्षेपण। अब ये होते क्या हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए अपर्दन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, पर्वत धीरे धीरे कुछ जो क्रिया है अपक्षय की क्रिया, उसके कारण धीरे धीरे वो ऐसे उसकी जो घिसावट है, मतलब एक प्रकार से वो धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम होते जाएगी और जो उसका पदार्थ है वो बहते बहते एक जगह ऐसे बहने लगेगा। ठीक है, बहुत सारी जल जो अन्य क्रिया है पवन इसके द्वारा अलग दूसरी जगह जाने लगेगा। तो जब दूसरी जगह उसका पदार्थ जाने लगता है उसको क्या बोला जाता है? अपर्दन। और जाकर वो फैल जाता है एक जगह, जहाँ भी फैले तो उसको बोला जाता है निक्षेपण। तो आप समझ गए होंगे। देखिए पर्वत का जो है अपक्षय की क्रिया के कारण उसका जो घिसावट होती है, उसका जो पदार्थ बहने लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, उसको अपर्दन बोला जाता है। और जब वो एक जगह जाकर फैल जाए तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो जब यहाँ पे आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप एक प्रकार से निर्मित होती है तो इस सभी को बोला जाता है अवसादी चट्टान। सिंपल रूप से अगर बोले हम तो आग्नेय चट्टान और जो रूपांतरित चट्टान है जो कि तीसरे क्रम की है, इन दोनों चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती है उसको हम क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान बोलेंगे। इसके अलावा पुनः निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होता है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो ये कैसी होती है? ये परतदार होती है। जैसे कि आग्नेय चट्टान परतदार नहीं थी और यहाँ पे अगर देखें तो परतदार है, तो सिंपल सी बात बहुत से जो अवशेष है वो हमको देखने को मिलेंगे। तो अवशेष रहते हैं यहाँ पे, मतलब जीवों का अवशेष हमको काफ़ी रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ अगर बात करें हम तो जो क्रस्ट होता है यानी कि भूपर्पटी, तो भूपर्पटी में ये क्या होती है? 75% पाई जाती है। और एक प्रकार से अवसादी चट्टान यहाँ विस्तृत है, परंतु जो भूपृष्ठ है इसका निर्माण की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इसके निर्माण में इनका 5% योगदान। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि 75% भाग पे तो हमको अवसादी चट्टान देखने को मिलेगी क्रस्ट में या भूपर्पटी में, परंतु क्रस्ट के निर्माण में मात्र सहयोग कितना है? 5% है। अब यहाँ अगर देखें हम तो कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमको पृथ्वी पर जो चट्टानें उनका वितरण देखें तो अवसादी सेलों का संगठन कैसे होता है? सेल हमको 80% देखने को मिलती है, 12% हमको बलुआ पत्थर देखने को मिलता है और बाकी जो 8% बचा है वो चूना पत्थर देखने को मिलता है। क्षैतिज तल पर जो वितरण है वो अगर देखें तो 25% हमको पृथ्वी का जो धरातल है जो कि अवसादी नहीं है वो देखने को मिलता है और 75% हमको अवसादी देखने को मिलता है। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रूप में अगर देखें तो वर्टिकल रूप में भी हमको यहाँ पे देखिए 5% हमको ऊर्ध्वाधर जो तल है उस पर वितरण पृथ्वी का जो है आंतरिक भाग, और जो अवसादी चट्टान है उसमें हम देखें तो 95% आग्नेय और रूपांतरित चट्टान यहाँ पे हमको काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये अवसादी चट्टान हो गई। अब अवसादी चट्टान के बाद हम देखेंगे एक और तीसरे क्रम की जो चट्टानें हैं जिनको हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान कैसे निर्मित होती है? तो इनका निर्माण भी हम देख लेते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए जो ताप होता है प्लस दाब होता है, ताप और दाब
इनके कारण क्या होता है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन होता है। मतलब जो आग्नेय है प्लस अवसादी चट्टानों के जो रूप है, संगठन है, उसमें परिवर्तन होता है और परिवर्तन के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती है उसको रूपांतरित या फिर हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टानें आप याद रख सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान इनको बोला जाता है। इसके अलावा ये जो चट्टानें होती है सर्वाधिक कठोर एवं जीवाश्म रहित होती है। काफ़ी कठोर हमको देखने को मिलता है, कठोर मात्रा में, और एक प्रकार से यहाँ पे जीवाश्म होते क्या, नहीं होते, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ चट्टानें हम देख लेते हैं, जैसे कि अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कुछ जो है एक प्रकार से रूपांतरित चट्टानें बनी होती है, जैसे कि सैल है। सैल एक अवसादी चट्टान है, इसके रूपांतरण से क्या बना है, रूपांतरित चट्टान स्लेट बनी है। फिर चूना पत्थर तथा डोलोमाइट से क्या बना है, संगमरमर। चौक एवं डोलोमाइट से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, और जो कांगलोम रेट है और बड़े कणों वाली जो आग्नेय चट्टान उससे नीस बना है। फिर कुछ आग्नेय चट्टान है जिससे रूपांतरित होकर वो रूपांतरित चट्टान बनी है, रूपांतरण से जो रूपांतरित चट्टान वो बनी है। तो ग्रेनाइट से क्या बना है, नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट से सिस्ट बना है। फिर कुछ रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनती है, यानी कि रूपांतरित चट्टानों के ही रूपांतरण से बनी रूपांतरित चट्टानें यहाँ देख सकते हैं। स्लेट से फाइलाइट्स, फाइलाइट से सिस्ट और गैब्रो से सरपेंटाइन। तो ये कुछ हमने देखे रूपांतरित चट्टानें, मतलब हमारी जो तीनों चट्टानें वो हमने यहाँ पे देखे हैं। जैसे आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान, उसके बाद हमने देखे रूपांतरित चट्टान। अब लास्ट हम देख लेते हैं, देखिए इनका जो है एक प्रकार से चक्रण होता है, हम देख सकते हैं चट्टान का चक्र हम बोल सकते हैं इसको, चट्टान चक्र। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए 3 प्रकार की चट्टानें आपको दिख रही है, एक तो अवसादी, फिर उसके बाद आग्नेय और उसके बाद रूपांतरित। तो चलिए यहाँ सबसे पहले देखते हैं, आपको पता होगा प्राथमिक चट्टानें कौन सी है। प्राथमिक चट्टानें हमको देखने को मिलती है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान से देखिए यहाँ पे अगर पुनर्वाकरण होता है तो यहाँ क्या बन जाती है, रूपांतरित चट्टानें। और अगर उत्थान और अपक्षय अपर्दन होता है तो देखिए यहाँ पे क्या बनती है, अवसादी चट्टान। ठीक है, अब यहाँ देखिए अवसादी चट्टान जब बन गई है तो अवसादी चट्टान से भी फिर आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानें बनती है। तो देखिए अगर अवसादी चट्टान में दफन, ताप और दबाव होता है तो वो फिर से आग्नेय चट्टान का निर्माण कर लेती है। परंतु यहाँ पे देखिए इधर पे दफन, ताप और दबाव दोनों चीज़ हो रही है। देखिए दफन, ताप, दबाव से रूपांतरित भी बन रही है और दफन, ताप, दबाव से आग्नेय चट्टान भी बन रही है। तो दोनों चीज़ आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टान की। ये संगलन हो रहा है, तो संगलन हो रहा है तो रूपांतरित से फिर से आग्नेय चट्टान बन जा रही है। परंतु यदि उत्थान, अपक्षय और अपर्दन हो रहा है तो वो क्या बन जा रही है, अवसादी चट्टान। तो हम देख सकते हैं चट्टान के चक्र के अंतर्गत तीनों चट्टानें जो होती है, अन्य जो चट्टानें उनका निर्माण के लिए काफ़ी सहायक है। तो इसी को बोला जाता है चट्टानों का चक्र। तो हम यहाँ चित्र के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए मेग्मा है, मेग्मा से हमको देखिए जो आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल बनी, आग्नेय सेल से हमको अवसादी चट्टान देखने को मिलती है और इसी से हमको एक प्रकार से कायांतरित चट्टान भी देखने को मिलती है। ठीक, तो जो अवसाद धीरे धीरे देखिए अवसादी, और अवसादी से फिर से हमको एक प्रकार से कायांतरित चट्टान देखने को मिलती है और इसी से हमको एक प्रकार से मेग्मा बनता है, मेग्मा से फिर आग्नेय बनता है। तो इसी प्रकार जो सेल है एक दूसरे के निर्माण में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है और इसी को हम बोलते हैं चट्टान का चक्र। मतलब चट्टानें एक दूसरे को जो है जीवन चक्र उनका चलते रहता है परिवर्तन के साथ में। तो ये कंप्लीट हमारा जो है चट्टानों से संबंधित हमने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं, जो चट्टानें हैं। उसके बाद हम मतलब उसके पहले हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखे थे, जैसे कि हमने देखे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो किस किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमने देखे, जैसे कि जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के कुछ स्रोत देखे हैं। भूपर्पटी यानी कि जो विभिन्न परतें हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना में उनको देखें, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। इसके अलावा जो चट्टानें हैं, चट्टानों के तीनों क्रम को हमने जाना है और चट्टान चक्र क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। तो इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, कैसा लगा लेक्चर वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं और नहीं पसंद आए तो आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।